हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सिटी व्यापम में। देखिए, आज के बस कंप्यूटर से जितनी भी क्लास आपकी आएंगी वो सब प्रैक्टिस तौर के है ना, प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट है ना, आपके प्रैक्टिस सेट का नया सीरीज चालू करने वाले हैं और ये तब तक आपको वीडियो मिलेगा जब तक कि आपका एग्जाम हर्षल वार्डन का हो नहीं जाता। ठीक है, तो देखिएगा आज आपका पहला है ना, इसी के फॉर्म में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा के हिसाब से। चलिए ठीक है, और दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं है ना, क्वेश्चन के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, वो क्वेश्चन जो है ऑलरेडी फिल्टर होके आ रहे हैं है ना, तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने रखा है। क्वेश्चन कम है लेकिन उसमें है ना, क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, जब मैं क्लास लेता हूँ तो क्वेश्चन में कम रखता हूँ, लेकिन जब मैं आउटपुट ऑफ को देता हूँ क्वेश्चन में, मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ। तो ऑलरेडी मैं चाहूंगा तो क्वेश्चन को बढ़ा के उन सब तथ्यों को अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन एक ही है ना, किसी एक प्रश्न में देखिएगा आपको 4 से 5 नई तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं है ना। जब मैं कोई प्रश्न का उत्तर आपको बताता हूँ तो उसके साथ 4 से 5 नए उसमें जो उसके फैक्ट है उन सबको भी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलिए हमारे प्रश्नों की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, शब्द 2 गीगाफ्लक्स क्या इंगित करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए, ए सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज की गति से चल रहा है। ऑप्शन बी, सीपीयू स्मृति डेटा अंतरण, मतलब क्या है, मेमोरी डेटा ट्रांसफर की गति 2 GB प्रति सेकंड है। ऑप्शन सी है माध्यमिक स्मृति स्थान है ना, सेकेंडरी मेमोरी स्पेस, ये है आपका 2 गुणित, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से होगा, 2 गुणित 2 का घात 30 है ना, 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 10⁻30। ठीक है, माध्यमिक स्मृति स्थान 2 × 2 का घात 30, ठीक है, बाइट्स के बराबर होगा। अगला है प्रणाली, ये 2 × 2 का घात 30 चल बिंदु संक्रियाएं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड की दर से निष्पादित करती है। ठीक, ये है। तो देखिएगा, इस प्रश्न को उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा है ना, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो गीगाफ्लक्स देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो गीगाफ्लक्स है क्या, तो याद रखिए एक कंप्यूटर की है ना स्पीड या परफॉर्मेंस को मापने की इकाई है। ठीक, गीगाफ्लक्स है क्या, तो इसके बारे में याद रखना है, कंप्यूटर की स्पीड है ना, स्पीड कहने का मतलब गति या परफॉर्मेंस, ठीक है, या परफॉर्मेंस को मापने की इकाई है। ठीक है, गीगाफ्लक्स के बारे में सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को मापने की इकाई है। उसके बाद याद रखिएगा, एक गीगाफ्लक्स जो है, ठीक, एक जो आपके गीगाफ्लक्स है, 1 मिनट, ठीक, एक जो आपका गीगाफ्लॉप्स है ये जो है 1 बिलियन, कितना, तो 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन एपीयू के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है ना, एक गीगाफ्लक्स जो है 1 बिलियन एपीयू के बराबर होता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो एक गीगाफ्लक्स कहने का मतलब देखिएगा यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक और कितना, 6×3=9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है ना, 1 बिलियन गीगाफ्लक्स। एक गीगाफ्लक्स किसके बराबर होता है, तो 1 बिलियन गीगाफ्लक्स के। ठीक है, 1 बिलियन गीगा, ठीक है, और एपीयू के बराबर होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और याद रखिएगा एक गीगाफ्लॉप जो है ना, एक गीगाफ्लॉप जो है 1 बिलियन, ठीक है, ये जो 1 बिलियन है इसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड का एक माप है। ठीक है, एक गीगाफ्लॉप जो है आपको याद रखना है 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशन गति प्रति सेकेंड की माप है। ठीक, ऑपरेशन गति प्रति सेकेंड की क्या है तो माप है, आपको याद रखना है, इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो गीगाप्लक्स के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को मापने की इकाई है। 1 गीगाप्लक्स जो है 1 बिलियन एफपीयू के बराबर होता है। 1 गीगाप्लक्स बराबर, देखिए आपने 1 बिलियन देखा, 1 गीगाप्लक्स जो है फ्लोटिंग पॉइंट गति प्रति सेकेंड की माप करता है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का बना होता है कि, ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। ठीक, ये नहीं है ना, उतनी चीजें पहले की। ठीक, अब इसमें पूछा गया है 8 बाइट्स का, बी 8 किलोबाइट्स का, सी 8 कैरेक्टर्स का, डी 8 बिट्स का और ई 8 मेगाबाइट्स का। यहाँ ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी 8 बिट्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका जो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है, आपका जो बाइनरी लैंग्वेज है इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, वर्णमाला के अक्षर कहने का मतलब ए से जेड तक के जितने भी अक्षर हैं, या गणितीय चिन्ह कहने का मतलब प्लस माइनस, है ना, या भाग या मल्टीप्लाई का, ठीक है, और या और किसी अन्य प्रकार का विशेष कैरेक्टर मतलब जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, हैज हो गया, है ना, या इस तरीके के चिन्ह हो गए, ठीक है, या अल्प विराम, ये विशेष कैरेक्टर है ना, इन सब चीजों के बारे में बात हो रहा है। ये सारी चीजें किसकी बनी होती है तो याद रखिएगा, ये जो है ये बनी होती है 8 बिट्स की। ठीक है, ये किसकी बनी होती है तो 8 बिट्स की बनी होती है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। साथ में याद रखिएगा 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनती है ना। ये जो 8 बिट है ना, ठीक, 8 बिट है, इसको मिलाकर 1 बाइट बनता है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है, ठीक है, या इसको इस तरीके से कहें 1 बाइट या 8 बिट, ठीक है, 1 बाइट या 8 बिट जो है एक अक्षर का निर्माण करता है। ठीक है, एक अक्षर का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए, इस प्रश्न में आपसे जो पूछा गया था उसमें बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हमको याद रखना है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन का बना होता है तो 8 बिट से का बना होता है। इसमें आप वर्णमाला ए से जेड तक देखते हैं, है ना, प्लस माइनस इस तरीके के चिन्हों का चिन्ह भी देखते हैं आप लोग, और कुछ विशेष, है ना, कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये 8 बिट से के बने होते हैं, और 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है, या 1 बाइट या 8 बिट जो है एक अक्षर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ी देर पहले इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा, ऑप्शन बी ओम्स के द्वारा, ऑप्शन सी एम्पेयर के द्वारा, और ऑप्शन डी वोल्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट, देखिए, है ना, इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिएगा यहाँ पे कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किससे, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है इसको आपको याद रखना है, बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा तो बिट्स के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना है। और बिट्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा, या ऐसा कहें कि बिट्स जो है ना, का संक्षिप्त रूप आपको बताना है तो बिट्स का संक्षिप्त रूप होता है बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, क्या होता है तो याद रखना है आपको, बाइनरी डिजिट्स, है ना, इतनी चीज याद रखनी है। और बाइनरी डिजिट्स होता क्या है तो 0 या 1, है ना, बस यही दो क्या है तो बाइनरी डिजिट्स हैं। और बिट्स के बारे में आपको क्या याद रखना है, ठीक है,
कि ये जो है कंप्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, ये जो है कंप्यूटर में स्टोर करने वाली, है ना, कंप्यूटर में स्टोर करने वाली या संग्रह करने वाली, ठीक, कंप्यूटर में स्टोर करने वाली या संग्रह करने वाली सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? तो बिट्स, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखा यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन याद रखिएगा बिट्स में किया जाता है। बिट्स का संक्षिप्त रूप होता है आपका बाइनरी डिजिट्स, और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 या 1 होता है। और कंप्यूटर में स्टोर किया जाने वाला या संग्रह किया जाने वाला सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट्स होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ें। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा ASCII इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है अमेरिकन। ए से याद रखिएगा अमेरिकन। ठीक है, ए से आपको क्या याद रखना है? तो अमेरिकन। एस से आपको याद रखना है स्टैंडर्ड। सी से याद रखना है कोड। ठीक है, सी से याद रखना है कोड फॉर। ठीक है, आई से याद रखना है क्या? इंफॉर्मेशन। आई से क्या याद रखना है आपको? इंफॉर्मेशन। और जो सेकेंड आई है इससे याद रखना है आपको इंटरचेंज। ठीक है, जो सेकेंड आई है इससे आपको क्या याद रखना है? तो इंटरचेंज। ठीक, तो देखो ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है ASCII का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत अच्छा प्रश्न है। डेटा प्रतिबंधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, ये जो है आपसे प्रश्न में पूछा गया है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन ए आपका देखिएगा, सूचना के आदान प्रदान के लिए ऑस्ट्रेलियाई मानक कोड है। ठीक, ऑप्शन बी दिया गया है सूचना एकीकरण। ठीक है, सूचना एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई मानक कोड है। ऑप्शन सी सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड है। और ऑप्शन डी सूचना एकीकरण के लिए अमेरिकन मानक कोड है। तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर ऑप्शन सी है ना, सूचना के आदान प्रदान के लिए। देखिए दोनों में अंतर देखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन कोड है ना, एकीकरण के लिए नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और AICII का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और चलिए इसके बारे में बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है ना, यहाँ से प्रश्न बनने की आपके पेपर में बिल्कुल संभावना है कि EBCDIC का पूरा नाम क्या है आपको बताने हैं। ऑप्शन ए एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड। ऑप्शन बी एक्सपेंडेड बाइनरी इंटरचेंज कोड कोडेड डेसिमल। ऑप्शन सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ऑप्शन डी एक्सपेंड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंटरचेंज कोड। ये होता है EBCDIC का फुल फॉर्म। ई से याद रखिएगा एक्सटेंडेड, बी से बाइनरी, सी से कोडेड, डी से डेसिमल, आई से इंटरचेंज और सी से कोड। ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रखना है। अब देखिएगा, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड का प्रयोग किया जाता है। EBCDIC में याद रखिएगा एक कैरेक्टर के लिए, है ना,
एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए तो 8 बिट कोड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका पहला प्रयोग आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रयोग आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा 1950-60 के दशक में। ठीक, 1950 और 60 के दशक में आपको इसका पहला प्रयोग आपको देखने को मिलता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा IBM, है ना, IBM मेन फ्रेम ठीक। बेसिकली बस इतने ही याद रखें, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका प्रयोग जो है ना, मुख्य रूप से IBM मेन फ्रेम तथा IBM मध्य परास के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। कहने का मतलब देखिए, इसका प्रयोग किसने किया तो IBM में, और IBM में किस तरह के कंप्यूटर तो मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम और जो ठीक है मिडिल लेवल के और जो मध्यम परास लेवल के जो कंप्यूटर हैं उसमें इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे EBCDIC का फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें याद रखिएगा EBCDIC एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स कोड का इस्तेमाल करता है। इसका प्रयोग आपको 1950-60 के दशक में सबसे पहले देखने को मिलता है और ये किया गया था IBM के द्वारा। IBM ने जो है IBM के मेन फ्रेम और जो मध्यम प्रयास लेवल के जो कंप्यूटर थे उसमें इसका प्रयोग किया था। बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है ना, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बीट का प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितने बीट का प्रयोग किया जाता है यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऑप्शन है आपका 4 बीट, ऑप्शन बी 8 बीट, ऑप्शन सी 16 बीट, ऑप्शन डी है आपका 32 बीट। ठीक है, तो है ना, इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अभी देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 8 बीट, है ना। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 8 बीट। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसी के बारे में आपको बताया था कि ये क्या करता है, 8 बिट्स करेक्ट है ना, 8 बिट्स। ठीक, मतलब एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। यही चीजें मैंने आपको बताई। और इसका जो है पहला प्रयोग आप लोगों ने 1950 से 60 के बीच में देखा और किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा IBM, है ना। IBM ने ये किया था मेन फ्रेम और जो मध्यम परास लेवल के जो कंप्यूटर है उसमें। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, UTF-8 एक क्या है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए 8 बिट का फिक्स्ड विड्थ इनकोडिंग, ऑप्शन बी 8 बिट का वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग, ऑप्शन सी 16 बिट वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग, ऑप्शन डी 16 बिट फिक्स विड्थ इनकोडिंग, है ना। तो सबसे पहले तो इसको उत्तर देखते हैं। तो UTF-8 क्या है, देखिए ये 8 यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे अगर 16 रहता तो वो 16 है ना, 16 बिट्स के जो वेरिएबल कोड है उसको बताता। यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब क्या है, आंसर में आपके पास 8 आएगा। ऑप्शन बी 8 विथ वेरिएबल विथ इनकोडिंग, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, देखिएगा अब मैं इसके बारे में कुछ बता, ये दरअसल है क्या है तो ये है यूनिकोड, है ना। ये क्या है तो याद रखिएगा यूनिकोड है। और यूनिकोड का जो कैरेक्टर है, ठीक है, यूनिकोड का जो कैरेक्टर है ये आपको 3 अलग प्रकार से देखने को मिलता है। कितने प्रकार से देखने को मिलेगा तो 3 प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ याद देखिएगा UTF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले देखिएगा, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, है ना। ये होता है आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये आपका क्या है तो UTF का क्या है तो याद रखिएगा फुल फॉर्म है। और ये जो है
8 बिट, ठीक, यहाँ पे जो दिया है 8 बिट वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये हो गया एक, है ना, 3 प्रकार का है। उसी प्रकार यूटीएफ आपको 16 भी देखने को मिलता है, ठीक, और उसी प्रकार का यूटीएफ आपको 32 भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यूटीएफ 3 प्रकार का देखने को आपको मिलेगा। देखिए यूटीएफ 8 में जो है 8 बिट का वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग का प्रयोग इस्तेमाल होता है। यूटीएफ 16 में आपको 16 बिट का वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग का प्रयोग देखने को मिलेगा, और यूटीएफ 32 में 32 बिट का वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के बारे में बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है आपका कैश, ऑप्शन बी है आपका एसोसिएटिव, ऑप्शन सी है आपका वर्चुअल, और ऑप्शन डी है इंटरफेसिंग, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी इंटरफेसिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा याद रखिएगा ऑप्शन डी इंटरफेसिंग, ठीक है। अच्छा, इंटरफेसिंग के में क्या हो, इंटरफेसिंग प्रक्रिया में आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका, है ना, इसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर का सिग्नल, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर का सिग्नल ये जो है इंटरफेसिंग प्रक्रिया में क्या देखने को मिलेगा आपको? माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल के साथ, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल के साथ जो है आपके मेमोरी, ठीक है, जो मेमोरी जो आपका मेमोरी होता है इसका रिक्वायरमेंट, ठीक है, या ऐसा कहें मेमोरी रिक्वायरमेंट के बीच जो फिक्स्ड मैचिंग होती है, ठीक है, ये इंटरफेसिंग होता है। या इसको इस तरीके से समझे, इंटरफेसिंग प्रक्रिया में माइक्रो प्रोसेसर का जो सिग्नल है और साथ ही जो मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट होता है उनके बीच की जो मैचिंग है ना, वो क्या होता है? इंटरफेसिंग होता है, ठीक है। देखिए इंटरफेस जैसे कि, है ना, गणित की भाषा हम लोग देखते हैं क्या होता है, इस तरीके की लाइन गई है, बीच लाइन यहाँ से गया तो यहाँ पे इंटरफेस किया, तो इंटरफेस का मतलब मिलान से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में आप लोग क्या देखेंगे कि एक सर्किट की डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? तो इंटरफेसिंग। देखिए कंप्यूटर की सर्किट है जिसको डिजाइन किया गया है और उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से सिग्नल जा रहे हैं, और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से सिग्नल जाने के बाद, ठीक है, जो मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। तो यही मैचिंग जो है इंटरफेसिंग कहलाता है, ठीक। इतनी चीजें आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा आज की क्लास में मैंने इतने ही प्रश्नों को लाया है, और जितने भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं, और आपको याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट जो आपका चल रहे हैं आपके एग्जाम तक, है ना, आपका वीडियो मिलते रहेगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास में इतने ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।